चलिए भाई, आज हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में देखें तो सबसे पहले स्कूटर यामा लाओ एसी, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने। ये 57 होता है। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आएगा, फिर जिरकोनियम आएगा, फिर हैफनियम आएगा। अब फिर यहाँ पर आपके क्या आता है, ठीक है, हैफनियम, ठीक है, ये 104 होता है, ये 89 होता है, ये 72 होता है। यहां से यहां तक अगर हम बात करते हैं तो सीरियम 58 से लेकर के लुटीशियम 71 तक आता है, और यहां से यहां तक बात करते हैं तो थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक आता है। इसको कहते हैं हम 4F सीरीज के मेंबर, इसको कहते हैं अपन 5F सीरीज के मेंबर, ठीक है। ये आपके लेंथेनाइड सीरीज भी कहलाती है, ठीक है। ये आपके लेंथेनाइड सीरीज भी कहलाएगी और ये आपके एक्टिनाइड सीरीज भी कहलाएगी। अब बात हम लेंथेनाइड की बात कर रहे हैं अभी, तो लेंथेनाइड के अंदर जब आप देखेंगे तो सीरियम 58 से, ठीक है, यहां कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4F 1 to 14 5D, ठीक है, 0 to 1 5S2 5P6 ऐसा कुछ आता है, और 5D 0 to 1 और 6S2। जी हाँ दोस्तों, ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन पर इस F की वजह से अट्रैक्शन आएगा। जी हाँ, ये 4F आ गया। आप देखो, आप न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस की बात करूं तो यहाँ 4F आया, फिर ये 5D आया, और फिर ये आउटर शेल आया 6S। 4F में धीरे धीरे जब आप जाएंगे यहां से, देखो आप, एक इलेक्ट्रॉन F की एंट्री, फिर अगला F में, फिर F में, F में, F में, तो धीरे धीरे F के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। अब F के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन F में बढ़ता जाएगा, तो न्यूक्लियस में एक एक करके प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, और प्रोटॉन अगर बढ़ते जाएंगे तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन लगेगा। अब प्रोटॉन का जब अट्रैक्शन लगेगा तो जी हाँ, प्रोटॉन का अट्रैक्शन लगना शुरू करेगा, रोकने कौन आएगा, F। F की शील्डिंग पावर कम होती है। जी हाँ, F की शील्डिंग पावर कम होती है, और अगर F की शील्डिंग पावर कम होगी तो F रोक नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, F रोक नहीं पाएगा, D भी जब रोक नहीं पाएगा, और अगर D नहीं रोक पाएगा तो ये सारा का सारा अट्रैक्शन कहाँ जाना शुरू होगा, आउटर शेल में। तो जैसे जैसे आप F में इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा F के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन के अट्रैक्शन को रोकने की पावर कम हो रही है, तो ये F रोक नहीं पाएगा, तो आउटर शेल पर जाना शुरू होगा अट्रैक्शन, तो धीरे धीरे आउटर शेल छोटा होता चला जाएगा। इसका मतलब कि लेंथेनम से यहां तक, यानी कि अगर हम बात करें La+3 से लुटीशियम +3 तक, साइज कंटिन्यूअसली छोटा होगा, और उसका रीजन आप बोलेंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। तो यानी यहां से यहां तक जाते समय कंटिन्यूअसली F में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए जा रहे हैं तो आप देखेंगे अट्रैक्शन जो है बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का एक इफेक्ट तो ये समझ में आ गया कि साइज छोटा होगा। अब दूसरी बात, अगर साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो हमें पता है कि पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर अगर बढ़ेगी तो अब क्या क्या होना शुरू हो गया बताओ। पोलराइजिंग पावर बढ़ गई अगर, तो आप ये बोल सकते हो कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, यानी कि आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे। तो यहां पर आयनिक कैरेक्टर कम होना शुरू हो गए, ठीक है। दूसरी बात, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर से इधर जाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर बढ़ रहा है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर अगर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो यहां आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। यहां क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब इस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ गई। क्लियर? अब अगर हम बात करें, पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, इससे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर कम हो रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, और भी कुछ फैक्टर्स की बात अगर अपन करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो कंटिन्यूअसली आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती चली जाएगी। और सोचिए अगर हम, तो जब पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी तो हाइड्रोलिसिस बढ़ जाएगा,
हाइड्रोलिसिस बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोलिसिस बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि इधर से इधर जाने पर हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी का मतलब होगा आपका लिगेंड को अपनी ओर खींचने की पावर का बढ़ना। तो जैसे जैसे आप इधर से इधर जाएंगे तो एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि शील्डिंग पावर कम है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी और थर्मल स्टेबिलिटी और सोलिबिलिटी घट जाएगी। क्या बोला जल्दी बताओ? थर्मल स्टेबिलिटी और सोलिबिलिटी घटेगी, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गए। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गए तो पानी में सोलिबिलिटी कम हो जाएगी और थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। याद आया? तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इसके होने से साइज तो क्या होगा छोटा, यहां से यहां जाने पर। आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलेंगे? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या बोलेंगे? ज्यादा। ठीक है। हाइड्रोलिसिस क्या बोलेंगे? ज्यादा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या बोलेंगे? ज्यादा। ठीक है। साइज क्या हो रहा है? छोटा। साइज के साथ यहां पर एक लाइन में और लिख दूं क्या? कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? कम। तो आपके पास कितनी सारी प्रॉपर्टी होगी, देखो साइज छोटा हो गया, कोवेलेंट कैरेक्टर छोटा हो गया। ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं अपन, डेंसिटी की बात करते हैं। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो इधर से इधर जाने पर साइज क्या हो रहे हैं? छोटे। साइज अगर छोटे होंगे तो पैकिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि एफ जो है इलेक्ट्रॉन फिल करता हुआ जा रहा है एफ में। तो जो अंदर का शेल खाली पड़ा था वो शेल भरता हुआ जा रहा है और साइज होता है छोटा, तो पैकिंग अच्छी हो रही है। पैकिंग अच्छी हो रही है तो इसका मतलब यहाँ डेंसिटी भी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। तो यहाँ देख सकते हो आप, आयनेशन एनर्जी बढ़ी, ये बढ़ी, हाइड्रोलिसिस बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है। अब एक नोट यहां पर इंपॉर्टेंट होता है कि यूरोपियम और इटरबियम, या दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं अपन? यूरोपियम और इटरबियम का अनएक्सपेक्टेडली साइज बड़ा होता है। यूरोपियम और इटरबियम का अनएक्सपेक्टेडली साइज जो होगा वो बड़ा होगा। अब अनएक्सपेक्टेडली साइज क्यों बड़ा होता है? उसका रीजन होता है इनका वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछेगा आपसे कि इनका साइज बड़ा क्यों होता है अनएक्सपेक्टेडली, तो आप बोलेंगे वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। अब ये वीक मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों आ रही है दोस्तों? वीक मेटेलिक बॉन्डिंग इसलिए आती है कि ये अपने बॉन्डिंग के अंदर 6s के 2 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे बॉन्डिंग के अंदर। बॉन्डिंग के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो बॉन्डिंग वीक होगी। भाई जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो उतना ज्यादा डेंसिटी, मतलब साइज सब कुछ ज्यादा होगा। मतलब समझ रहे हो बात? साइज नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये अपने वीक मेटेलिक बॉन्डिंग रखते हैं तो पैकिंग अच्छी नहीं होगी, तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो हायर वॉल्यूम रख रहे हैं, ये साइज रख रहे हैं, रीजन देंगे वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसको यूरोपियम को देखेंगे तो यहाँ आएगा 4f7 6s2, यहाँ आएगा 4f14 6s2। तो अब अगर आप दिमाग लगाएं तो ये जानबूझ के सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्डिंग के अंदर, क्योंकि हाफ फिल्ड हो जाएगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये फुलफिल्ड हो जाएगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यूरोपियम और इटरबियम में ही ये गड़बड़ हो रही है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ही देंगे बॉन्डिंग के लिए। रीजन कि हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड, यानी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका, बोलो, हाफ फिल्ड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग के अंदर जाता है, और बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आने से उनका वीक मेटेलिक बॉन्डिंग पाया जाता है। वीक मेटेलिक बॉन्डिंग पाए जाने की वजह से उनका जो, बोलो, वॉल्यूम है, एटॉमिक वॉल्यूम, वो ज्यादा होता है अनएक्सपेक्टेडली। बाकियों में कंटिन्यूसली जाएंगे तो डिक्रीज होता रहेगा। इसको एक बार नोट करो अच्छे से, जल्दी से फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी नोट कर लो इमीडिएटली। चलो फटाफट। हो गया?
ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बात करें तो एटॉमिक, इसके बाद अब कुछ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एनालोमस बिहेवियर आता है। वो बिहेवियर क्या है? जैसे पहला अपन पढ़ते हैं एटॉमिक साइज। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज जो होगी, अगर हम जैसे मान लीजिए हम बात करते थे ये हमने पढ़ा भी है पीरियोडिक के अंदर, यहां से यहां जाते हैं तो Zr+4 का साइज ज्यादा होता है किससे? टाइटेनियम +4 से। ठीक है, याद रखना, ये भूल गए हो तो मैं बता देता हूं वापस से। स्कैंडियम ये 57 होता है, ये 72 होता है। बीच में आपके लेंथेनाइड के 14 एलिमेंट्स आते हैं। 14 एलिमेंट्स आते हैं मतलब F के अंदर इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आने से न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन बढ़ चुका होता है। 14 प्रोटॉन बढ़ेगा तो उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने से साइज छोटे होते हैं। तो जिरकोनियम +4 का जो है वो टाइटेनियम +4 से साइज बड़ा होता है और लगभग 9%, कितना? लगभग 9% साइज जो है वो मोर होगा। ठीक है, जिरकोनियम +4 हैज 9% साइज मोर देन टाइटेनियम +4। बट नीचे आने पर हमें लग रहा है और ज्यादा होना चाहिए क्योंकि साइज बढ़ेगा, बट टाइटेनियम और हैफनियम का जो साइज होगा वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट सिमिलर, अप्रोक्सीमेट का मतलब समझते हो आप? अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग बराबर। ठीक है, समझ रहे बात को? तो यहां पर ये साइज का रीजन क्या आ रहा है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी बात, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो आपको पता है थर्ड यानी कि पोस्ट लेंथेनाइड, ये जो होते हैं लेंथेनाइड, इसके नीचे वाले कहलाएंगे पोस्ट लेंथेनाइड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि लेंथेनाइड के बाद आने वाले जो होते हैं उनमें साइज जो होगा वो छोटा हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो बढ़ जाएगी। तो जो वेरिएशन आया वो क्या आया? एटॉमिक साइज का आया कि भाई एटॉमिक साइज जो है, वैसे जिरकोनियम की बात कर रहे थे तब तो क्या हो रही थी? हायर हो रही थी, 9% ज्यादा थी टाइटेनियम से, बट सिमिलर ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ नीचे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बल्कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नीचे वालों का साइज जो है वो छोटा हो गया और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। इसको भी नोट करो, इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी फटाफट। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हायर होगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर होने के अलावा एक और बात बताई थी अभी मैंने, डेंसिटी वो भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि साइज छोटा कर रहे हो आप, साइज छोटा हो रहा है, पैकिंग अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी तो डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये चेंजेस जो है वो क्या क्या है? एक तो एटॉमिक साइज में, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी में, तीसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में, और चौथा डेंसिटी के अंदर। ठीक है, तो चेंजेस किस क्या क्या आते हैं इसकी वजह से? लेंथेनाइड की वजह से एक तो एटॉमिक साइज, दूसरा डेंसिटी। एटॉमिक साइज कम हो जाता है, डेंसिटी हायर हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी हायर हो जाती है और ईएन हायर हो जाती है। तो यानी कि इनका जो सिचुएशन आएगा वो इनसे ये सब चेंजेस रखेगा। नोट कर लो इसको फटाफट जल्दी से, इमीडिएटली। फटाफट लिखो। अब यहां तक की जो बात हुई वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात हुई। अब आता है इनके यूज। अगर मैं बात करूं, जैसे सीरियम मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और सीरियम के कंपाउंड बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं सीरियम की, तो सीरियम के ऑक्साइड लाइक CeO2, La2O3, NdO3, PrO3, ये ग्लास इंडस्ट्री में डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पर यूज किए जाते हैं। किसके अंदर? बोलो, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर किसकी तरह यूज किए जाएंगे ये? एज अ डीकलराइजिंग एजेंट, यानी कि ग्लास को डीकलराइज करने के काम आते हैं। ग्लास के जो कलर होते हैं, अगर कलरफुल ग्लास है तो डीकलराइजिंग एजेंट है। दूसरा CES,
जी हाँ, CES जो होता है इसका लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना बोला मैंने? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला हो गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले जो होते हैं उनका इस्तेमाल क्रूसिबल बनाने में किए जाते हैं। क्रूसिबल होता है मोटी लेयर वाले एपरेटस, ठीक है, जिससे कि मेल्ट ना हो कोई चीज या वो खुद मेल्ट नहीं हो। और दूसरा मैंने आपको मेटलर्जी बताया था रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स, तो रिफ्रैक्टिव मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये क्या बोला जल्दी बताओ? रिफ्रैक्टिव मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो यानी कि दो यूज आपके पास हो गए, लिथियम के सीरियम के जो ऑक्साइड है या लेंथेनम सीरीज के जो ऑक्साइड है लाइक CeO2, La2O3, NdO3, Pr2O3, ये डीकलराइजिंग एजेंट होते हैं ग्लास इंडस्ट्री में। CES की बात की, CES ये यूज किया जाता है दोस्तों कहाँ पे बोलो? हाई मेल्टिंग पॉइंट कंटेनिंग सब्सटेंस है तो रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स में और क्रूसिबल बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो यूज होते हैं ना, ये जनरली बस जस्ट एक लाइन आ जाती है किसके अंदर? मेंस के अंदर। एडवांस पर्पस से कोई टेंशन मत लेना प्लीज। और थ्योरी के लिए आप नोट्स बनाने की जो बात करते हो तो नोट्स वाला टेंशन मत लेना, क्योंकि नोट्स जो है वो एज इट इज आपको शीट के अंदर दिए हुए हैं और आप NCERT को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे लेंथेनम कंपाउंड होते हैं, लेंथेनाइट सीरीज के जो कंपाउंड है लाइक सीरियम मोलिब्डेनम आ गया, सीरियम टंगस्टेट आ गया। तो ये जो सीरियम टंगस्टेट और लिथियम सीरियम टंगस्टेट और सीरियम मोलिब्डेट होते हैं, ये यूज किए जाते हैं आपके पेंट और डाई के अंदर। जो पेंट वगैरह हम बनाते हैं कलर करने के लिए या डाइज जो होती है उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है सीरियम टंगस्टेट और सीरियम बोलो मोलिब्डेट। तो ये जो यूज है ना, इन पर स्ट्रेस एक बार जरूर देना। एक बार जैसे पढ़ दोगे आप तो पढ़ते पढ़ते आपके क्या है दिमाग में बैठ जाएंगे। जैसे अगला आता है मिश मेटल। मिश मेटल हमने पहले भी पढ़ी थी। तो मिश मेटल पायरोफोरिक होती है। अब आप सोचेंगे साला पायरोफोरिक क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। पायरोफोरिक होता है जिसमें प्रेशर के साथ चिंगारियां निकलती हैं। पायरोफोरिक किसे कहते हैं? प्रेशर के साथ चिंगारी निकलती है। और जैसे आपने देखा होगा सिगरेट लाइटर, क्या बोला मैंने? सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर दबाते तो प्रेशर आता है फिर चिंगारी निकलती है। गैस लाइटर प्रेशर आता है तब चिंगारी निकलती है, याद आया? तो प्रेशर आएगा तब चिंगारी निकलेगी। तो सीजियम जो होता है वो पायरोफोरिक होता है। सीजियम क्या है आपका? मिश मेटल। मिश मेटल कल बताई थी आपको, लेंथेनाइड होते हैं उसमें 95% आपको बताया था लेंथेनाइड होता है और 5% आयरन होता है, सल्फर होता है, कार्बन होता है, कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, इसके ट्रेसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी। इसके बाद जो लेंथेनम के कंपाउंड, लेंथेनम सीरीज के जो कंपाउंड आते हैं वो आपके टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में भी यूज किए जाते हैं। जी हाँ, तो टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में भी यूज किए जाएंगे। तो मिश मेटल आपको क्लियर हो गया। लेंथेनाइट कंपाउंड जो होंगे वो किस में काम? टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में काम किए जाएंगे। सीरियम सल्फाइड आपको याद हो गया। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं आपके बोलो एक्टिनाइड। जी हाँ दोस्तों, एक्टिनाइड। अब एक्टिनाइड के कंपाउंड की बात करते हैं हम। इसको याद करने का तरीका देखना पहले। ये एक्टिनाइड सीरीज का मेंबर नहीं है, ये यहां से एक्टिनाइड। इसका एटॉमिक नंबर होता है 89, इसका 90, 91, 92, 93 और यहां पर आते आते 103। जी हाँ, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 एलिमेंट है।
अब इसका की पॉइंट बनाने के लिए हमें नेपाली के पास जाना पड़ता है। एक बार नेपाली आया और नेपाली ने कहा कि देखो मैं आज हॉलीवुड जाना चाहता हूँ। हमने पूछा भाई हॉलीवुड क्यों जाएगा? बोला हॉलीवुड जाऊंगा, मैं हॉलीवुड जाऊंगा और हीरो बनूंगा, बिल्कुल अमेरिकन जैसा लगता हूं मैं। तो हमने उसको समझाया कि ए थापा, हमने क्या समझाया? ए थापा, ये ए एक्टिनम से लिया है, ठीक है। हमने क्या समझाया उसको कि ए थापा, नेपाली जो होते हैं उनको थापा बोला जाता है, तो हमने क्या समझाया उसको? ए थापा यू नेपाली पूरे अमेरिकन से मिलते हो। बेकूफ, बेकूफ बोलते हैं ना, हमने उससे कहा तो अमेरिकन से तो मिलता है लेकिन बेकूफ ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ, ठीक है। इनके नाम होते हैं थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, इसका नाम बताओ, कैलिफोर्नियम, इसका नाम बताओ, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबिलियम और लॉरेंशियम, ठीक है। तो इनके नाम हो गए। अब आप बात करो एक्टिनाइड सीरीज की, तो एक्टिनाइड जो होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। जी हाँ, सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। मेन मेड होते हैं लगभग यहां से 93 से लेकर के 103 तक। नेपच्यूनियम है 93 से लेके लॉरेंशियम 103 तक, ये मेन मेड होते हैं। मेन मेड मतलब सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब बनाए गए हुए, जो अभी तक नहीं पाए जा रहे, बनाए गए हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास जो नेचुरल हैं वो आपके पाए जाते हैं ये तीन, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम। ये तीन ऐसे हैं जो हमारे पास नेचुरल होते हैं। इसीलिए यूरेनियम के बाद वाले जो होते हैं इन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाएगा इनको? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो हमें क्या क्या समझ में आया? पहला कि ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। दूसरा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो 5f में एंटर करेगा। किसमें? 5f में एंटर करेगा, ठीक है। इन्हें सिंथेटिक होते हैं या मेन मेड होते हैं 93 से 103, ये नेचुरल पाए जाते हैं। यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट जल्दी से। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ठीक। चलो अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की। तो पहली प्रॉपर्टी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी भी क्या होती है? +3, जैसे लेंथेनाइड की होती है, ये भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही शो करते हैं, ठीक है। इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, ठीक है। एक पाई जाती है नेपच्यूनियम और एक पाई जाती है आपके प्लूटोनियम। तो इन दोनों के अंदर नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो है उनमें +7 पाई जाती है, लेकिन ये +7 अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो और हाईएस्ट अगर बात करें हम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो वो +6 पाई जाती है यूरेनियम में। तो दो सवाल बन गए। पहला तो सवाल बना कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन सी पाई जाती है, तो आप बोलेंगे +3 पाई जाती है भाई। फिर बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी पाई जाती है? +7। लेकिन अगर बोले कि हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी पाई जाती है, तो हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है इसकी +6, और वो पाई जाती है यूरेनियम में, ठीक है। ये भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दिमाग में बिठाओ फटाफट। चलो अब बात आती है फिजिकल अपीयरेंस की। तो फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं हम, तो फिजिकल अपीयरेंस इनका ये व्हाइट सिल्वरी मेटल्स होती हैं, व्हाइट सिल्वरी मेटल्स होती है, लेकिन अल्कली यानी कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अल्कली यानी अटैक करे एनएच टाइप से जो सॉल्ट होते हैं ना, ये अटैक करे तो इनकी मेटेलिक सरफेस जो होती है टर्निश हो जाती है। और अटैक अल्कली क्या होता है? देयर मेटेलिक सरफेस बिकम टर्निश, तो इनकी मेटेलिक सरफेस टर्निश हो जाएगी। अब बात करें अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई पाई जाएगी। क्यों हाई पाई जाएगी? सबको पता है क्यों पाई जाएगी, क्योंकि ये 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करा रही हैं। 5f में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा
तो 5f में इलेक्ट्रॉन एंटर करते ही प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, f रोक नहीं पाएगा, f रोक नहीं पाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगी। तो इस हिसाब से अगर आपसे बात करें तो ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी इनकी हायर पाई जाती है, वही वाली बात आएगी, f में एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन, f में एंटर करेगा तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो पैकिंग बढ़ रही है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, साइज छोटा होगा, इनका भी साइज वैसे ही छोटा होगा। इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका नाम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। जी हाँ दोस्तों, वहां लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो डेंसिटी की बात चल रही थी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो डेंसिटी जो ज्यादा होती है वो आपके इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक आपका थोरियम और एक अमेरिसियम, क्या बोला मैंने, थोरियम और अमेरिसियम के अंदर जो है वो डेंसिटी कम पाई जाती है। रीजन फिर से वही आएगा कि भाई इनका मेटेलिक स्ट्रेच जो होगी वो कम पाई जाएगी, मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी। जैसे उधर यूरोपियम और इटरबियम में था वैसे के वैसे यहाँ पर भी आपको सोचना है। तो अपन ने क्या पढ़ा, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहला तो फिजिकल अपीयरेंस हो गया, व्हाइट सिल्वरी मेटल्स होती हैं, मेटेलिक सरफेस टर्निश हो जाएंगी ऑन अटैक अल्कलीज। दूसरा हमने पढ़ा डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीज होगी लेकिन जो थोरियम और अमेरिसियन है उसके अंदर कम हो जाएगी। ठीक है ना, फिर हम पढ़ रहे कलर, तो ये सारे कलरफुल होंगे क्योंकि एफ में अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, एफ ट्रांजिशन आ जाएगा, एफ ट्रांजिशन आने की वजह से ये कलरफुल होते हैं। इसी तरह से अगर हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे क्योंकि एफ के अंदर क्या पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी कि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी पाया जाएगा क्योंकि एफ जो इनका चलेगा उसमें अट्रैक्शन उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक भी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी बोली दिया मैंने हाई होगी क्योंकि एफ में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, एफ में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो धीरे धीरे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हमसे ये कहा जाए कि इनका आयनाइजेशन एनर्जी वैसे क्या होगा, तो वैसे तो कम ही होगा, जैसे लेंथेनाइड का अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिजेंबल करता है वैसे ही इनका भी आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेंगे तो पॉजिटिव ज्यादा आएगा, पॉजिटिव ज्यादा आएगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी ज्यादा आएगी, तो ये अच्छे इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें अभी फटाफट बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की अपने, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने क्या क्या बोला, फिजिकल अपीयरेंस हो गया, फिर हमने क्या डेंसिटी हो गया, फिर हमने क्या कहा कलर हो गया, फिर हमने क्या कहा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, फिर हमने क्या कहा आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब एक बार आप फटाफट बताओ, डेंसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, कलर और पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक बिहेवियर। सोचो इनके बारे में क्या क्या बताया मैंने, फटाफट ट्राई मारो, दिमाग में फटाफट बिठाओ, जल्दी 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 जल्दी। ज्यादा ज्यादा कलरफुल और पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैंने आपको बता ही दिया कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, हाई। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एफ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पैकिंग बढ़ती जा रही है, पैकिंग अगर बढ़ती जा रही है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक रेगुलर ट्रेंड नहीं आएगा। जैसे आप ये कहो सीधा इंक्रीजिंग, तो हम वो नहीं बोल सकते क्योंकि एफ की फीलिंग रेगुलर नहीं होती, कुछ जगह वेरिएशन आ जाते हैं, प्लस इनकी डेंसिटी, प्लस इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मिला करके इनकी डेंसिटी बनती है। तो डेंसिटी वाला जो पॉइंट होगा वो बस हम ये कहेंगे कि इंक्रीज होगी, लेकिन डेंसिटी में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा। मैग्नेटिक की तो बात अपन ने करी अभी, क्या होती है, पैरामैग्नेटिक्स होती है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव की बात करते हैं, सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, लेकिन लेंथेनाइड में सारे नहीं होते। लेंथेनाइड में सिर्फ एक रेडियो एक्टिव था जो मैंने बताया था, परमेश्वरी, पीएम, यानी कि लेंथेनाइड में पीएम प्रोमीथियम एक रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव। और एक्टिनाइड में अगर हम बात करें सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। अब एक्टिनाइड की बात करें तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है 5f की वजह से, क्योंकि 5f में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा
तो एक एक इलेक्ट्रॉन एफ में बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। तो हमारे पास तीन तरह के अट्रैक्शन होते हैं, एक आता है 5f का अट्रैक्शन, एक होता है 4f का अट्रैक्शन, और एक होता है 3d का। अगर याद हो तो 3d वाले अट्रैक्शन की वजह से गैलियम का साइज छोटा हुआ था एल्यूमिनियम से, लेंथेनाइड यानी 4f जो था 4f से साइज कौन से हुए थे, याद आया आपको, जिरकोनियम के बाद हैफनियम, हैफनियम के साइज छोटे होना शुरू हो गए थे। ये एक्टिनाइड, और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होगा वो एक्टिनाइड्स का होगा। रीजन F5F का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने को यहाँ लाइन बोला जाता है डिफ्यूज्ड शेप होता है। नोट कर लेना अगर कोई डाउट हो तो, साइज बड़ा होने को यहाँ पर हम ऑर्बिटल का डिफ्यूज्ड साइज इस तरह से लिखते हैं लैंग्वेज। साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेगा तो प्रोटॉन भी एंटर होगा न्यूक्लियस में, और प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन बढ़ेगा उसको नहीं रोक पाएगा ये इजीली। तो जितना बड़ा ऑर्बिटल का साइज होता है वो उतना ही कम रोक पाता है, क्योंकि साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। तो वो डेंसिटी कम होने की वजह से वो प्रोटॉन के अट्रैक्शन को रोक नहीं पाती, इसलिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होते हैं। तो ये तीनों अट्रैक्शन का ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया। फटाफट फटाफट नोट करो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, हो गया। अब बात आती है पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट हम पढ़ रहे हैं जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में रिजेंबल रखते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोनों के दोनों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो 2 पॉइंट आपको याद हुए। पहला, दोनों के दोनों जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दोनों के दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेंगे, प्लस आएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट भी अच्छे हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैटायंस जो होते हैं उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक भी होते हैं। उसके अलावा ये कलरफुल भी होते हैं, अभी बताया था आपको कि कलरफुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे अगर हम बात करें कि दोनों ही अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो दोनों ही आपके कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं साइज में, वो 4f की वजह से कॉन्ट्रैक्शन, ये 5f की वजह से कॉन्ट्रैक्शन। 4f की वजह से कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, ये एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। तो यानी कि दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटी होती है, दोनों में ही लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटी होती है। मैं फिर से बोलूंगा, इनको है ना ग्रुप वाइज मत सोचना, ऐसे नीचे ऐसे सोचा करो हमेशा। तो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड दोनों के अंदर साइज छोटी होगी। तो क्या क्या सिमिलरिटीज है बताओ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, कैटायंस जो हैं उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होंगे। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात होगी तो वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे जिससे साइज छोटा होगा। कैटायन में अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसलिए ये कलरफुल भी होंगे। क्या बोला कैटायन में अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो ये कलरफुल भी होंगे। तो ये तो हो गई सिमिलरिटी। अब कुछ डिससिमिलरिटी की बात करते हैं। जैसे यहाँ लेंथेनाइड की बात करें हम और ये एक्टिनाइड की बात करें तो ये आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के बाद भी +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। उधर आओगे तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लेकिन +4 +5 +6 ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। क्लियर? तो ये एक डिससिमिलरिटी हो गई इनमें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेंथेनाइड जो होते हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, लेंथेनाइड जो होते हैं वो अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की बात करें तो लो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी पाई जाती है। ये हमने पढ़ा भी था, सिर्फ एक ल्यूटीशियम ऐसा हो सकता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा पाई जाएगी क्योंकि साइज छोटा होगा, चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। यहां अगर हम बात करेंगे तो इनकी हाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपने कहा यहाँ पर 5f आता है, 5f अगर आएगा तो 5f आने से क्या होगा, साइज बड़ा हो गया 5f का। साइज अगर बड़ा हो गया
तो F का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा। प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, F रोक नहीं पाएगा और अट्रैक्शन ज्यादा आएगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा आएगा तो लिगेंड को ज्यादा खींचेगा, लिगेंड को ज्यादा खींचेगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो कैसे होंगे सोचो। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में अगर कमेंट करें तो क्या करेगा, जल्दी बताओ। अगर हम बात करें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड तो ये लेस बेसिक होते हैं, जबकि यहां अगर बात करें तो मोर बेसिक होते हैं। यहां ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करें और ये मोर बेसिक होते हैं। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स मोर बेसिक होते हैं एक्टिनाइड्स के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जैसे अपन बात करते हैं ना प्रोमीथियम, तो प्रोमीथियम अकेला एक ऐसा है लेंथेनाइड में जो कि रेडियो एक्टिव है, जबकि अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर ऑल रेडियो एक्टिव है। सिर्फ एक, तो रेडियो एक्टिविटी में भी डिफरेंस आएगा कि भाई एक अकेला प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है और यहां सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। यहां ओनली प्रोमीथियम आपके रेडियो एक्टिव, प्रोमीथियम यानी परमेश्वरी, याद आया। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो आंसर दे देंगे, सिंपल है, हाँ या ना। तो अगर बात करें तो ये आपके इनके डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। तो 4 डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। चलो रिवाइज करो फटाफट। चलो रिवाइज करो फटाफट। पहला लेंथेनाइड की बात कर रहे थे हम, तो लेंथेनाइड +3 शो करते हैं, +4 और +2 भी शो करते हैं। इधर +3 शो करते हैं, 4, 5, 6 भी शो करते हैं, ठीक है। इधर आओ, तो यहां पर अपन ने क्या कहा कि ये जो है, बोलो, अगर हम बात कर रहे थे इनकी तो ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव थे या प्रोमीथियम था, अकेला प्रोमीथियम था। यहां पर क्या था, सारे के सारे रेडियो एक्टिव थे। यहां अगर अपन ने देखा था कि ये सारे के सारे कैसे थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के रेस्पेक्ट में वीक, और ये कैसे थे, हायर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रख रहे थे। और अगर यहाँ की बात करें तो अपन ने क्या कहा था, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो थे वो क्या थे, लेस बेसिक। यहाँ क्या थे, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स मोर बेसिक। और अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, रेडियो एक्टिव वाली, तो रेडियो एक्टिव की तो बात होगी। इसके बाद आते हैं यूजेस। जैसे अगर हम बात करें यूज, तो यूज में यूरेनियम जो होता है उसका यूज आपको पता है एटॉमिक रिएक्टर्स में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, एटॉमिक रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल रोड, एटॉमिक रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल रोड, और कैंसर थेरेपी में भी यूज किया जाता है यूरेनियम का। यूरेनियम के बाद, सॉरी यूरेनियम नहीं, थोरियम का, किसका, थोरियम, दोबारा बोल रहा हूँ, थोरियम का यूज जो होता है वो एज अ फ्यूल रोड किया जाता है एंड कैंसर थेरेपी में किया जाता है थोरियम। इसी तरह यूरेनियम जो होता है वो भी एज अ फ्यूल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, याद है वो फ्यूजन रिएक्शन आपने पढ़ी थी ऐसे, ठीक है। और प्लूटोनियम जो होता है वो भी एज अ फ्यूल यूज किया जाता है किसके अंदर, एटॉमिक रिएक्टर्स एज वेल एज एटॉमिक बॉम्ब। प्लूटोनियम कहा जाता है एज अ फ्यूल इन एटॉमिक रिएक्टर्स एज वेल एज एटॉमिक बॉम्ब। और अगर हम बात करें इसकी यूरेनियम की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी और मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। तो यूरेनियम किस में यूज किया जाएगा, टेक्सटाइल और मेडिसिन इंडस्ट्री में। तो दोबारा से बोलेंगे, थोरियम का यूज एज अ न्यूक्लियर, सॉरी एज अ फ्यूल रोड किया जाता है एटॉमिक रिएक्टर्स में और कैंसर थेरेपी में। यूरेनियम का जो यूज है वो किया जाता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड मेडिसिन में भी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी। हमारा जो बचा कौन, प्लूटोनियम, उसका यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इन एटॉमिक रिएक्टर्स एंड एज वेल एज एटॉमिक बॉम्ब, ठीक। ये आपका एफ ब्लॉक समाप्त हुआ, ठीक।